Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, welcome to session number 8. Yes, 8वां सेशन आ गया है ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, विच इज पॉलिटी फॉर एवरीवन, जीरो टू हीरो. राइट, मैं आपको बनाऊंगा इन पॉलिटी, सबको आएगी राज व्यवस्था. यस, एज आई रिपीटेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी कि ये खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहते थे कि क्वालिटी एजुकेशन मिले इन द नेम ऑफ यूपीएससी एजुकेशन. आमतौर पे हो ये रहा था, स्पेशली विद हमारे हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट, कि कुछ मर्जी पढ़ाया जा रहा था. एब्सोल्युटली, बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक नहीं था. मैं इनके करंट अफेयर्स भी देखता था तो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे करंट अफेयर्स, बॉलीवुड में क्या हुआ, हॉलीवुड में क्या हुआ. दैट इज नथिंग, दैट इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम. यूपीएससी एक बड़ी, या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, राइट, बड़ी मैटर ऑफ फैक्टली एग्जाम्स होती है, बड़े कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं. लेकिन आई रियलाइज कि बेचारे पढ़ भी रहे हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा. सो उसी उद्देश्य से एक बड़ी साफ नीयत के साथ मैं तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा सीरीज लेकर आया हूं, विच इज पॉलिटी फॉर एवरीवन. प्लान ये है कि अगर आपने ये भी कर लिया, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू क्रैक एटलीस्ट जहां भी पॉलिटी पूछा जाता है, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, यू नेम इट, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस. आज का टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव. नाउ ये एक टॉपिक ऐसा है कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बोलता चले जाऊं तो मैं 10 घंटा भी बोल सकता हूं, राइट. और मैं टॉपिक खत्म भी करना चाहता हूं तो मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं. लेकिन वील वील स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस समवेयर इन द मिडल, राइट, ताकि उतना पढ़ ले जितना से एग्जाम क्रैक हो जाता है, उसके आगे की शोबाजी नहीं करेंगे. लेकिन हैविंग सेड सो, अगर मैं तुम्हें यह बात बोल रहा हूं कि ये 10 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, डू यू रियलाइज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसलिए बड़े आराम से, ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू फर्स्ट, ऑलराइट. तो बिफोर आई स्टार्ट दिस, ये एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट है. प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIV. ये अनअकैडमी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक पहले दिन से इस ऑर्गेनाइजेशन का इरादा यह था कि हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करें. इन अदर वर्ड्स, हम चाहते थे कि जिसको भी मौका, जिसको भी पढ़ने का दिल कर रहा है, जिसको भी अपना करियर बनाना है, ये एग्जाम पास करनी है, उसको मौका मिले. एंड दैट इज वाई हम लोग ऐसे ऐसे परस्यूट्स लाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर्स लाते रहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट हो, उसको पैसे की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. और कैन यू इमेजिन, 15 महीने का कोर्स तुम्हें 24,999 में मिला, विच इज ऑब्वियसली डर्ट चीप कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स जो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता है. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर ऑन वन प्लेटफॉर्म. तुम अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर SIDLIVE कोड, वहां पे एक रेफरल कोड होगा, वहां पर SIDLIVE डालना. और प्लीज जैसे ही आप डालोगे, आप टीम SIDLIVE का पार्ट बन जाओगे. अनअकैडमी की लार्जेस्ट एवर टीम है. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू. ये हमारा मैजिक बोर्ड है. अरे सर, ये फिर आ गया. ये कितने बार हम लोग यही बोर्ड को देखते हैं सर, यही स्लाइड बार बार देखते हैं. अरे बाबा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है. तो मैंने ये स्लाइड बार बार दिखाई थी. एंड फॉर दोज अमंग्स यू जिन लोगों ने ये पहले नहीं देखी है स्लाइड, मैं तुम्हें ये बताने की देता हूं कि तुम्हें संसदीय लोकतंत्र समझ में ही नहीं आएगा. यू वोंट अंडरस्टैंड वन बिट ऑफ संसदीय लोकतंत्र और द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टिल द टाइम यू इंटरनलाइज दिस वन मंत्र. And that mantra is executive is responsible to the legislature. Now let me explain this to you yet again. तो हर क्लास में ये समझाना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है, बिकॉज एनीवन हु मिसेस दिस, गेम इज ओवर. मेरा जो लोकतंत्र है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. जो मेरा डेमोक्रेटिक मॉडल है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एज अपोज टू जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है, जो यूएसए में, जो अमेरिका में, वहां पर राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है. एक साइड पे है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक साइड पर है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. ना, व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय परंपरा में, लेजिस्लेचर जो विधायिका होती है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होने की वजह से वो एग्जीक्यूटिव को अपने काबू में रखने की ताकत रखती है. प्लीज अंडरस्टैंड. सो लेजिस्लेचर की एक जिम्मेदारी होती है, विधायिका की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, इन सबको काबू में रखे. यू डोंट लेट देम बिकम बेलगाम. वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाते. इनफैक्ट पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसी बात पे बेस्ड है कि एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है.
अगर ये एक लाइन में हटा दूं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, कोई और डेमोक्रेसी बन जाएगी। जैसे अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाऊं, मैं वहां के राष्ट्रपति से मिलूं, तो वहां पर राष्ट्रपति भी तो कार्यपालिका हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, लेकिन उस कार्यपालिका को यानी कि उस राष्ट्रपति को कोई चिंता नहीं है। ही इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी वहां एग्जीक्यूटिव हमेशा आंसरेबल होगा टू द लेजिस्लेचर। पिछले बार का वीडियो देखना, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बोला था कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है, इसको करके दिखाना है, बिल्कुल इसको मैनिफेस्ट करना है, इसको फिजिकली बनाना है, इसको प्रूव करना है। तो करने के लिए हमने एक तरीका लगाया था लास्ट टाइम, दैट वाज कॉल्ड एज प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तुम्हें याद होगा, मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो उसमें मैंने ये बात बोला कि प्रश्न पूछने से, एग्जीक्यूटिव को प्रश्न पूछा, लेजिस्लेचर, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं संसद हूं और मेरी सरकार नहीं है, मान के चलो मैं विपक्ष में हूं, और जो सरकार है वो मोदी जी की है, उनके मंत्री के हैं, उन एनडीए की सरकार बनी है। अब मैं अगर प्रश्न पूछूं तो मंत्री जी को मुझे जवाब देना पड़ेगा। यही होता है कंट्रोल। कंट्रोल यही होता है, उत्तरदायी होना यही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है। एक तरीके से मैंने उनको कंट्रोल करके रखा। अब मेरे बात कुछ और है। अब मैंने मोदी जी को बोला, मैंने कहा मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं? बोले यस। मैंने कहा आपके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल भी है? बोले यस। बोले मैं, आपके पास सारी ताकत है, कैबिनेट है, सारे फैसले आप करते हो? बोले यस। मैंने कहा ये फैसले आप कैसे कर पाते हो? आपको ये फैसला आपकी पार्टी क्यों कर रही है, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है वो क्यों नहीं कर रही? तो मोदी जी ने मुझे जवाब दिया कि मेरी पार्टी या मेरे गठबंधन के पास बहुमत है। what does they have? They have the majority in the लोकसभा। कहां पर है? मेरी पार्टी या मेरे गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत है, मेरे पास मेजॉरिटी है। सिंस मेरे पास मेजॉरिटी है, 273 से ज्यादा है, इसीलिए मेरे पास सरकार है। समझो, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी रूल्स। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का नियम होता है, जिसके पास नंबर्स उसकी बनेगी सरकार, जिसके पास सरकार यानी कि सत्ता वो करेंगे फैसला। सिंपल एज दैट। सो द सिचुएशन यहां पर यह है कि मोदी जी की सरकार क्यों है, मोदी जी के गठबंधन की सरकार क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुमत है। अब इसी को ऑपोजिट भाषा में बोलो, इसी ऑपोजिट भाषा में बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। क्या बोलेंगे? ये हाउस का, सदन का विश्वास प्राप्त करके बैठे हुए हैं। सो द पॉइंट यहां पर यह है, एक ही चीज को, मतलब वही है, बहुमत होने का मतलब है कि सरकार के पास लोकसभा, कीवर्ड लोकसभा, सब लोग लिखेंगे। मैंने लोकसभा बोला, राज्यसभा बोला, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया सर, आपने ना, अरे बाबा लोकसभा बोला, लिखो। योर सरकार के पास कहां बहुमत होनी चाहिए? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में। सो द पॉइंट हियर इज, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब लोग ऐसा लिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लिखो, लोकसभा, 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 लोकसभा। सो मोदी जी की सरकार के पास पावर क्यों है? मोदी जी की सरकार के पास पावर इसलिए है बिकॉज उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। ये कैसे पता चलेगा कि उनके पास मेजॉरिटी है? हां, अब समझ में आया या नहीं आया? तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे मुझे यह पता चलता जाए कि मोदी जी की सरकार, ये ऑब्वियसली पिछले साल का है, पिछले बार का है, अब तो नहीं आया 312, ओके। लेकिन द पॉइंट हियर इज, द वर्ड इज, ये विश्वास इनके साथ है या नहीं है।
यू हैव टू हैव, अगर पार्लियामेंट संसद पूरा इसी मॉडल पे चल रहा है कि जी जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास विश्वास है, जिसके पास बहुमत है, उसी की सरकार है, तो डोंट यू थिंक इट इज कॉमन सेंसिकल कि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे अलग अलग नियम, कानून, तरीके, मैकेनिज्म्स होते रहने चाहिए जिससे मैं बार बार चेक करता रहूं कि मोदी जी के पास, यानी कि जिसके पास भी सरकार है, उसके पास एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, बहुमत है या नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ सर, जब पूरा बेसिस ही ये है कि सरकार उसकी है जिसके पास नंबर्स है, यू माइट एज वेल हैव अ टेस्ट, उनको टेस्ट तो करो, बार बार टेस्ट करो। सो चल रही है सरकार, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं, मोदी जी ने बोला कि सिद्धार्थ मेरे पास, मेरे सरकार के पास बहुमत है। मैंने कहा एब्सोल्युटली फाइन, लेट्स कैरी ऑन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार चलती गई। अभी थोड़े टाइम के बाद तुम्हें दिखाई देगा एक विश्वास प्रस्ताव आएगा। विश्वास प्रस्ताव यूजुअली शुरू में होता है, ओके, बाद में भी हो सकता है, बट जनरली फ्लोर टेस्ट बोलते हैं, जिसमें मोदी जी, यानी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो दोनों मिलकर एक विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे और सबसे पूछेंगे जो लोग हमारे फेवर में है वो बोलो आयस, जो हमारे खिलाफ है वो बोलो नोस, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अगर आयस यानी कि यस इज मोर, तो मोदी जी को हम वो मान लेंगे कि उनकी सरकार के पास विश्वास है, बहुमत है, कॉन्फिडेंस है। ये तीन वर्ड साथ में लिखो, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, इट्स एब्सोल्युटली वो एक ही चीज है, ओके, अलग अलग तरीके से बोलने वाली बात। So there is a Bahumat, there is a confidence, there is a majority, all of that is one and the same thing. Either ways, सरकार चल रही है यार, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ओके, ये हमारा बोर्ड है। सो नाउ मैं एक बार लिख रहा हूं, तो मैंने क्या बोला सर, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। गवर्नमेंट इसीलिए चल रही है बिकॉज गवर्नमेंट के पास है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी यानी कि बहुमत, ओके, और ऐसा हमको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और ऑपोजिट साइड पे कौन बैठा होगा सर? ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ है ऑपोजिशन, और उसी को बोलते हैं विपक्ष। वेरी गुड, तो उसी को बोलते हैं विपक्ष और ऑपोजिशन। वेरी गुड। अब विपक्ष इसीलिए विपक्ष में बैठा है, देखो इलेक्ट ये भी होकर आए हैं, इलेक्ट ये भी होके आए हैं, लोकसभा का चुनाव ये भी जीते हैं, लोकसभा का चुनाव ये भी जीते, लेकिन ये जिस पार्टी के थे या जिस गठबंधन के थे, जिस अलायंस के थे, उनको बहुमत नहीं मिला, उनको 273 सीट्स नहीं मिली, इसीलिए वो मजबूरी में बेचारे जाकर विपक्ष में बैठ गए। और जिस पार्टी और जिस बहुमत में, जिस अलायंस को, जिस गठबंधन को 273 से ज्यादा मिला, यानी कि बहुमत मिला, वो बन गए सरकार, या फिर वो बन गई रूलिंग पार्टी, और उस रूलिंग पार्टी में से सरकार बन गई, और इसी को बोलते हैं ट्रेजरी बेंचेस। ठीक है, तो तुम कई बार अब कभी संसद टेलीविजन ऐसे देखोगे तो तुम्हें ये सारे वर्ड्स सुनाई देने या देखने में मिलेंगे। आइदर वेज सब लोग चल रहे। अब विपक्ष ना बड़े ध्यान से ऐसे देख रहे हैं, सरकार के पास इसलिए ताकत है, सारे फैसले सरकार इसलिए ले पा रही है क्योंकि सरकार के पास है बहुमत, सरकार के पास है मेजॉरिटी, सरकार के पास है कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। एक दिन विपक्ष के एक नेता ने सोचा, टेस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? टेस्ट कर लेते हैं। क्या बात करें, चैलेंज कर लेते हैं, क्या पता इस सरकार के पास मेजॉरिटी हो ही ना। क्या बात कर रहे हो? हां, ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। क्यों टेस्ट कर सकते हैं? बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो विधायिका यानी कि विपक्ष, ऑब्वियसली वैसे तो वहां पे रूलिंग पार्टी में भी वो है, लेकिन रूलिंग पार्टी थोड़ा ना अपने आप को चैलेंज करेगा, लेकिन लेजिस्लेचर स्पेशली द विपक्ष पार्ट, द ऑपोजिशन, बोलेंगे हां, एक बार चेक करने में क्या जा रहा है कि देखते हैं सामने वाले के पास है या नहीं है मेजॉरिटी। पता नहीं, हमको नहीं लगता तुम्हारे पास मेजॉरिटी है। सो वो चैलेंज करेंगे। उस चैलेंज को बोलते हैं, उस चैलेंज को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। उस चैलेंज को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन चैलेंज करेगा?
कौन चैलेंज करेगा? जल्दी लिखो, विपक्ष चैलेंज करेगा कि रूलिंग पार्टी चैलेंज करेगी? सर कैसी बातें कर रहे हो सर? विपक्ष चैलेंज करेगा। विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन चैलेंज करेगा सरकार को, रूलिंग पार्टी को, कि गवर्नमेंट तुम ना साबित करके बताओ, तुम साबित करके बताओ। एक्चुअली हम साबित करके बता रहे हैं, विपक्ष साबित करके बता रहा है हमें लगता है तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमें लगता है तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लगता है तुम्हारे पास बहुमत नहीं है। कहां से चैलेंज आया? चैलेंज आया विपक्ष से, ऑपोजिशन से। और किसको चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम, राइट? ऑफ कोर्स हमारे पास बहुमत है, ऑफ कोर्स हमारे पास मेजॉरिटी है, ऑफ कोर्स हमारे पास कॉन्फिडेंस है। तो यहां से आएगा मोशन, यहां से आएगा मोशन, प्रस्ताव, और इनका काम है इस मोशन और प्रस्ताव को हराना। मेरी बात समझ में आई? सरकार तुम हराने की सोचो, विपक्ष तुम जीतने की सोचो करो। तो यहां पर विपक्ष चिल्लाएगा दोज इन माय फेवर, मतलब जो मेरी बात से सहमति रखते हैं। विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष बोल रहा है मोदी जी के पास नहीं है मेजॉरिटी। जो मेरी बात से सहमत रखते हैं, विपक्ष की बात से रखे, वो बोलो यस। और सरकार बोलेगी, सरकार की तरफ से बोलेंगे जो इनकी बात से सहमत नहीं है वो बोलेंगे नो। तो अगर सरकार ने इनको हराना है, इस प्रस्ताव को हराना है, तो सरकार की तरफ से खड़े होने वाले लोग बोलेंगे नो, और विपक्ष की तरफ से खड़े होने वाले बोलेंगे यस। ये उल्टा हो गया। आई होप तुम समझ रहे हो। आमतौर पे प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है, कॉन्फिडेंस मोशन होता तो सरकार की तरफ से आता, तब सरकार ने बोलना होता है यस, राइट, और विपक्ष बोलेगा नो, राइट। ये उल्टा है, बिकॉज यहां पर विपक्ष की तरफ से कहानी स्टार्ट हुई है ऑपोजिशन के साथ। तो मेक श्योर उल्टा मत कर देना, पता चले पूरी सरकार ही डुबो दी तुमने। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से इसको नो बुलवाना और ऑपोजिशन की तरफ से यस बुलवाना, फिर देखेंगे किसमें कितना है दम। अब समझ में आ गया? ये हो गया ब्रॉडली नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हमारे पास है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ये 2019 में, ओके 2020 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो मैंने उसी का रिजल्ट बताया। तब नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन ने मूव किया था, तो ऑपोजिशन ने इसको मूव किया। तब ऑपोजिशन के लिए कितने आए? आयस, यस आए 125, तो विपक्ष की तरफ 125 आए, मतलब इन द फेवर ऑफ अविश्वास। लेकिन सरकार की तरफ से आए नोस, उनकी तरफ से आए 325। उड़ी बाबो, खत्म, गेम ओवर। नो कॉन्फिडेंस मोशन बुरी तरह से डिफीट हुआ, अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से हारा। वो इसका रीजन सामने था, ओके, एनडीए के पास 312 सीट्स थी, सो यू हैड नो नथिंग टू वरी, जबकि बीजेपी के 270, ऑब्वियसली, तो देयर वाज नो चांसेस ऑफ एनीवन विनिंग, राइट। सो इट वाज एन फेलियर ऑफ अविश्वास प्रस्ताव। यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आगे चलता हूं और पॉलिटी की और डिटेल समझता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे कमाल की बात यह कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक ही ऑफिस में रहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि सरकार तब तक ही ऑफिस में रहेगी जब तक कि उनके पास कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस है। ये सबसे खतरनाक रूल है। इस रूल को बोलते हैं मेजॉरिटी रूल्स। जिसका है नंबर, जिसके पास है मेजॉरिटी, वही जीतेगा बाबू, ऑलराइट। तुम बेफालतू में टेंशन मत लो। जिसका तो बहुत सारे लोग ना जब मुझसे पढ़ रहे होते हैं तो मुझे बोलते हैं सिद्धार्थ सर यार आप तो पॉलिटी के बड़े एक्सपर्ट हो, बट हमें ना अच्छा नहीं लगता, सरकार ही सारे फैसले करती है, विपक्ष नहीं पूछेगा। अरे बाबा, यही डेमोक्रेसी का नियम है, जिसके पास नंबर्स है वही फैसला करेगा। सो उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जैसे ही कॉन्फिडेंस गया वैसे ही तुम्हारी सरकार भी गई। उसी क्षण तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब कॉन्फिडेंस मोशन भी, विश्वास प्रस्ताव भी मूव किया जाता है, ध्यान से सुनना,
जब विश्वास प्रस्ताव मूव किया जाता है तो भी पूरा का पूरा, ये विश्वास प्रस्ताव है, ये क्या है, ये सरकार है, तो जो विश्वास प्रस्ताव है वो भी पूरी की पूरी सरकार पेश करती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पूरी की पूरा, अगर विश्वास है तो पूरी सरकार के तरफ है, एक पर्सन, एक मंत्री की तरफ नहीं है, ना फॉर दैट मैटर इवन प्रधानमंत्री की तरफ नहीं, पूरी की पूरा, प्लीज रिमेंबर द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी सरकार, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाता है, तो भी एक मंत्री की तरफ नहीं किया जाता, तब भी पूरा का पूरा, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जब डूबेंगे साथ में डूबेंगे, जब तैरेंगे साथ में तैरेंगे, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रूल होता है सिंक और स्विम टुगेदर। क्या मैंने बोला? सिंक और स्विम टुगेदर। या तो पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल एक साथ पावर में रहता है, सरकार चला के रखता है, या फिर यह केंद्रीय मंत्रिमंडल एक साथ रिजाइन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है, देखते हैं, रेडी? मेरा पहला क्वेश्चन है तुम्हारी तरफ, खतरनाक प्रश्न आते हुए, रेडी हो जाओ। ओके, मैं तुमसे क्वेश्चन यह पूछना चाहता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, दिमाग लगाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में मूव किया जाएगा? विल बी इंट्रोड्यूस्ड या विल बी डिबेटेड इन विच हाउस? ये कहां होता है? डिबेट कहां होता है? फैसला कहां होता है? इंट्रोड्यूस कहां होता है? इन विच हाउस? ए लोकसभा, लोकसभा, बी राज्यसभा, ध्यान से, सी बोथ ए एंड बी, और डी, डी तो अजीब सही है, हां सर, डी है नाइदर ए नॉर बी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां इंट्रोड्यूस होता है, कहां डिबेट होता है, कहां डिसाइड होता है? इस हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव सदन के किस सदन में इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए। इंट्रोड्यूस के साथ हो गया, मतलब पेश कहां किया जाता है, इस पे बहस कहां की जाती है, फॉर दैट मैटर इसका फैसला भी कहां होता है। तीनों ही चीजों का एक ही बात है। जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे, दिमाग लगा के। लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर बोथ, या फिर नन? जल्दी जल्दी सोच समझ के आंसर दो, और हो सके तो इसका रीजन भी बता दो। सर इसका रीजन ये है, इसका आंसर है, इसका आंसर है लोकसभा में। सरकार कहां अपनी मेजॉरिटी पेश करनी होती है? सरकार का फर्ज होता है, सरकार तब तक रहेगी जब तक कि लोकसभा में बहुमत है, जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी है। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद राज्यसभा। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसमें। यह मोशन कहां यूज किया जाएगा, यह प्रस्ताव कहां जाएंगे? लोकसभा में। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक प्रश्न कुछ और है। ऑलराइट, अभी तुम इसी में खतरनाक हो गए तो मैं कह ही नहीं सकता, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर तुमने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो तुम चैंपियन हो गए। मान के चलो नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो गया। क्या? हां, नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया। लो सर, खत्म होगी कहानी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब हु विल रिजाइन? कौन रिजाइन करेगा? सर कौन रिजाइन करेगा मतलब? कौन रिजाइन करेगा, कौन इस्तीफा देगा? सर चॉइस नंबर 1, ओनली द प्राइम मिनिस्टर, केवल प्रधानमंत्री। अच्छा, दूसरा? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर प्लस द एंटायर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी, नहीं सर,
ओनली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। सर आपने ये सारे चॉइसेस छोड़ दो, मैं बताता हूं कौन रिजाइन करेगा। प्रेसिडेंट। सर मैं तो चुप हो जाऊं, गाना गा देता हूं, सर चुप तुम रहो, आंसर दो। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो कौन इस्तीफा देगा? क्या केवल प्रधानमंत्री देंगे? क्या प्रधानमंत्री और द एंटायर पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ये इस्तीफा देंगे, या फिर सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री दे देंगे, प्रधानमंत्री नहीं देंगे, और प्रेसिडेंट? जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो। लेट्स सी कि तुम्हारा आंसर किस, और बेसिस बताते जाना। अगर तुम्हें कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है तो कृपा करके उसको कमेंट में लिखते जाओ, उसका रीजन भी बता दो। हरी अप। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन, याद रखना एक ही फॉर्मूला पकड़ के रखना, और वो फॉर्मूला है सिंक और स्विम टुगेदर। सिंपल, साथ में डूबेंगे, साथ में तैरेंगे। तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्लस द प्राइम मिनिस्टर एक साथ रिजाइन करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हो गए, और ये यूपीएससी के तो पेट क्वेश्चंस है। एक तीसरा क्वेश्चन पूछूं प्लीज, बड़ा मजा आएगा, इमोशनल हो गया मैं। एक क्वेश्चन, बहुत ही टेंशन वाला क्वेश्चन, अगर तुमने ये आंसर दे दिया तो बहुत ही मजा आ जाएगा। सर आप हर क्वेश्चन में यही बोलते हो। नहीं नहीं, थोड़ा सा कर। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो गया, ध्यान से सुनना, नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तुम इसको आंसर देते हो। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो कौन कौन रिजाइन करेगा? सर अभी तो बताया। नहीं नहीं नहीं, अभी दूसरा क्वेश्चन है, कौन रिजाइन करेगा? हु विल रिजाइन, कौन इस्तीफा देगा? सर कौन इस्तीफा देगा मतलब? ए, ऑल मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स, ऑल यूनियन मिनिस्टर्स मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के, बट इन द लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर्स है और मंत्री है, केवल वो देंगे? नहीं सर। बी, ऑल मिनिस्टर्स जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। अरे हां, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारे जयशंकर सर जो है वो राज्यसभा में है लेकिन मिनिस्टर है, राइट? ठीक है सर। सी, सर बोथ ए एंड बी, और डी, नाइदर ए नॉर बी। देखते हैं, आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो हु विल रिजाइन, कौन रिजाइन करेगा? क्या केवल वो मंत्री रिजाइन? देखो याद रखना, पहले वाला क्वेश्चन याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव कहां आया? सर नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया, लेकिन जब ये लोकसभा में आया वो तो मैं समझ गया, लेकिन कौन रिजाइन करेगा? तुमने पिछली बार बोला सर पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल रिजाइन करेगा, लेकिन पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल? वो मंत्री जो लोकसभा के मेंबर्स है वो, कि वो मंत्री जो राज्यसभा में, वो? क्या दोनों, या फिर कोई भी नहीं? जल्दी से आंसर दो। और ये है $100 का क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो सर, $100 का क्वेश्चन? यस, ये क्वेश्चन होता है खतरनाक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें यह बात समझ में आ गई कि ये कमाल की चीज है। एवरी मेंबर, हर मंत्री रिजाइन करेगा, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो राज्यसभा में। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर मनमोहन सिंह साहब जैसे राज्यसभा के मेंबर हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आंसर ऑफ कोर्स इज बोथ ए एंड बी। याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कहां? अविश्वास प्रस्ताव आया कहां? सर अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में, लेकिन असर इसका सारे मंत्रियों पे पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। इट इज अ वेरी खूंखार क्वेश्चन। अब लोग ना फिर इसमें गड़बड़ कर देते,
समझाने के बाद भाई क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि ठीक से पढ़ाया नहीं गया ना, ओके, इसलिए वजह से मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ेगा तुम्हें। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी लोकसभा की या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, वो तुम रहोगे, लेकिन मंत्री पद से तुम हट जाओगे। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन बता दिए। अब एक बार हिंदी। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये चुनौती है, दिस इज अ चुनौती, दिस इज अ चैलेंज, राइट। प्रस्ताव पास होता है तो पूरी सरकार, सरकार का मतलब हो गया प्रधानमंत्री प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस द केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अब मैंने तुम्हें इसमें भी यह भी बता दिया कि जबकि ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा लोकसभा में, लेकिन हर मंत्री रिजाइन करेगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी मिनिस्टर विल रिजाइन। कीवर्ड इज एवरी मिनिस्टर विल रिजाइन, बी इट इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। सो इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट समझना। अब कमाल की बात जो इंटरेस्टिंग है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लो, पूरा संविधान वर्ड बाय वर्ड देखो, तुम्हें ना तो विश्वास प्रस्ताव वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, ना ही अविश्वास प्रस्ताव वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, ना कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, ना नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड लिखाई देगा। क्या बात करो, लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सिंक और स्विम टुगेदर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। किसकी तरफ? लोकसभा। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, इस फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए, इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए, इस बहुमत को चेक करने के लिए, इस मेजॉरिटी को चेक करने के लिए लोकसभा के अपने रूल्स में, रूल नंबर 198 में यह लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के रूल्स में लिखा हुआ है कि आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। दिस इज नॉट सो लोकसभा का कोई भी सदस्य एक अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ये कौन सा आया? लोकसभा। सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 लोगों का, 50 लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। शुरू में 50 में लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। सो जैसे ही वो प्रस्ताव आ जाता है, ओके, उसको जो वहां के स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर है, वो बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत करो, अगले 10 दिन में हम इसकी बहस करेंगे। इंपॉर्टेंट, इसकी बहस को 10 दिन से आगे टाला नहीं जा सकता। इनफैक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जब आ जाता है तो प्रैक्टिकली बाकी सारी चीजों को पीछे कर दिया जाता है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रीसिडेंस दिया जाता है। इट टेक्स प्रीसिडेंस ओवर ऑल अदर मैटर्स। ये मोशन पर डिस्कशन होता है, तो आप सामने देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर तय करेंगे नोटिस के बाद इस पर चर्चा की जानी है या नहीं। स्पीकर स्वीकार होने के बाद चर्चा के लिए दिन और समय का तय करते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होती है, सरकार को इसका जवाब भी देना होता है। चर्चा के बाद, द डिस्कशन के बाद, यह मोशन वोटिंग के लिए जाता है। जो विपक्ष के फेवर में होगा वो बोलेगा आइज, आइज मतलब यस। वो ये बोलेंगे कि हमें यह लगता है, वी वांट कि यह मोशन पास हो जाए। उनका होता है वी, द ऑपोजिशन एक्सप्रेसेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस, इन द गवर्नमेंट, इन द सेंस कि वो यह बात बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 273 नहीं है। अगर सोच के देखो, मैंने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया और उसको सिर्फ 100 ही लोगों ने सपोर्ट किया, तो मुझे क्या पता चला कि सिर्फ 100 लोग ऐसे हैं जो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी 450 लोग अप्रोक्सीमेटली वो सरकार को सपोर्ट कर रहे। तो मेरा मोशन अपने आप डिफीट हो जाएगा। तो मैंने जो चैलेंज किया वो खत्म हो जाएगा। सो मेरी तरफ से आएंगे यस,
सरकार की तरफ से आएंगे नो, अगर नो ज्यादा आए तो अविश्वास प्रस्ताव हार गया, और अविश्वास प्रस्ताव हार गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रूल्स ऑफ लोकसभा में, आरओपी सीओबी, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेटमेंट मेड बाय, ये रूल 198 में है, अ मोशन एक्सप्रेसिंग वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, तो नहीं लिखा हुआ, ये रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस बात को समझना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है दैट दिस इज नॉट। सो ये जितना भी प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कितने मेंबर्स का पहले सपोर्ट होना चाहिए, 50 मेंबर्स का होना चाहिए, कितने टाइम का नोटिस होना चाहिए, सिर्फ 10 दिन का नोटिस होना चाहिए, क्या कितने लोगों ने, पहले कौन बात करेगा, पहले कौन सवाल पूछेगा, फिर सरकार कैसे जवाब देगी, एवरीथिंग एंड सो मच मोर, जो कुछ भी इस पूरे प्रोसीजर के अराउंड है वो लिखा हुआ है इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। सो एक बार क्विकली इसको समराइज कर देते हैं, बिकॉज दिस एज आई टोल्ड यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं फिर यही बात बोल रहा हूं कि देखा जाए तो इसके ऊपर 10 घंटे की बहस की जा सकती है, बट फिर भी अंडरस्टैंड करते। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव, मैं दोनों साइड ही लिखते चले जा रहा हूं, ओके। ये प्लीज याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, संविधान में नहीं लिखा हुआ, इट इज नॉट रिटन, ये नहीं लिखा हुआ, संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है रूल 198 में ऑफ लोकसभा के रूल्स में लिखा हुआ है। याद रखना लोकसभा। इससे मुझे जो पता चल रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में डाला जा सकता है, वहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है, वहीं डिबेट हो सकता है, वहीं उसका फैसला होगा। इसको मूव हमेशा, इसको इंट्रोड्यूस हमेशा विपक्ष करेगा, ऑपोजिशन करेगा, यानी कि जो यस बोल रहे हैं वो ऑपोजिशन के साथ है, और जो नो बोल रहे हैं वो सरकार के साथ है। इरादा यह होता है कि नो शुड बी मोर देन यस, ताकि सरकार कंटिन्यू करे। अगर नो ना ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू यस, तो सरकार चलती रहेगी, और अगर यस ज्यादा हो गए तो सरकार को उसी टाइम इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। जब सरकार रिजाइन करेगी तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल रिजाइन करेगा, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे, और जब वो रिजाइन करेंगे तो वो भी मंत्री रिजाइन कर देंगे जो राज्यसभा में बैठे हुए थे। याद रखना, ये राज्यसभा में जो बैठे हुए मंत्री, इन्होंने तो बेचारों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग भी नहीं करी, बट वो राज्यसभा में बैठ के दूर से देख रहे। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां हार गई, सरकार लोकसभा में गिर गई, तो राज्यसभा में भी उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। इस तरह के सब्जेक्ट को जब आप अभी टाइम मिलेगा पढ़ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन में किस चीज की बात हो रही है? सर इसमें बात हो रही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सिंक और स्विम टुगेदर। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग जब आमने सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ओके, जब प्लस क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, तेरा मेनी मैकेनिज्म, प्लस क्लासेस में बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें डाउट सेक्शंस भी होता है, उसमें पोल होता है, उसमें रेज द हैंड होता है, तुम मुझसे फोन पे, जैसे वो फोन होता है वैसे आप बात कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज जहां पर इसी सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ पाते हैं। आइदर वेज मैंने तुम्हें बेसिक्स पढ़ा दिए, यूज द कोड सेडलाइव। आप चाहते हो कि और ज्यादा डिटेल में पढ़ो तो प्लीज यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। 24,999 में ये ऑफर अवेलेबल है, 15 महीने का कोर्स है, सारे सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी नहीं है, और लिमिटेड टाइम ऑफर है। 1 जुलाई को 10% बढ़ जाएगा, 1 जुलाई को ये प्राइस 10% बढ़ जाएगा। डू द मैथमेटिक्स, यू वांट टू सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। बड़े सारे कोर्सेज आ रहे हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू। कल शाम को मिलते हैं 5 बजे एक और टॉपिक के साथ। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट अंटिल नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। और याद रखना, वेरी सून मैं इसी में से जितने भी टॉपिक्स हुए उनका एक सरप्राइज टेस्ट तुम्हें दूंगा, और उस दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आर यू रिवाइजिंग, तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो कि कंप्लीटली टाइम वेस्ट कर रहे हो, विच आई डोंट थिंक यू आर।
बट आई एम श्योर कि तुम पढ़ते रहो और एक दिन अचानक मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा. टिल दैट टाइम, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद.